of temperature on behavior हम पढ़ रहे थे। माइग्रेशन के एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए थे। आओ बेटा आज सस्पेंशन पे चलेंगे हम। बस बेटा बात और चीत बिल्कुल बंद, बिल्कुल चुप और चाप। सस्पेंशन तीन प्रकार का होता है। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और डायापोज। ये रही ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस बात करता हो, कोई बच्चा नहीं दिखना चाहिए अब, बस अब क्लास पे ध्यान दो बेटा। ये रही ग्राउंड सरफेस, सामने देखो बेटा। विंटर सीजन चल रहा है, बाहर बहुत ठंड है, नहीं टॉलरेट होता, जाओ छुप जाओ। हाइबरनेशन कहलाता है बेटा। ये ग्राउंड सरफेस है बेटा। गर्मी के दिन है, बहुत गर्मी हो रही है, नहीं सहा जा रहा, जाओ जाओ छुप जाओ। ये है एस्टिवेशन। चाहे विंटर चाहे समर, नहीं सहा जा रहा तो जहां हो वहीं इनएक्टिव हो जाना, अपने ऊपर थिक वॉल बना लेना। इस तरह से थिक वॉल बना के इनएक्टिव हो जाना क्या कहलाता है? पहले तीनों में कॉमन क्या है वो देखेंगे, फिर तीनों में अलग अलग क्या है वो देखेंगे। पहले बातें कॉमन की कर लेते हैं, है बेटा। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापोज, तीनों ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव हो जाता है। नहीं पहुंचवा क्या? हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापोज, तीनों में मेटाबॉलिक एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है। सप्रेस कहना, स्टॉप नहीं, मर जाएगा। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापोज, तीनों में इंटरनल फूड ही कंज्यूम होता है। इनएक्टिव होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सप्रेस होगी, इंटरनल फूड ही कंज्यूम होगा। ये तीनों में एक जैसा है, ये तीनों में समान बात है जो मैंने आपको बताई है। परंतु अब डिफरेंस भी देखो बेटा। हाइबरनेशन केवल विंटर में होता है, एस्टिवेशन केवल समर में होता है और डायापोज दोनों में होता है। दूसरी बात, हाइबरनेशन एस्टिवेशन में बॉडी का स्लो डेवलपमेंट पॉसिबल है। स्लोली बॉडी डेवलप कर सकती है, भले ही वो गैमेट फॉर्मेशन ही क्यों ना हो। लेकिन डायापोज में डेवलपमेंट की एक भी एक्टिविटी नहीं होगी। कह देना पीक विंटर, पीक समर, साल में 2 बार डेवलपमेंट कर देते हैं पोज। साल में दो, डाई है बेटा, डाई। पीक विंटर, पीक समर, साल में 2 बार डेवलपमेंट कर देते हैं पोज, कहलाते हैं। पहुंच पा रहा है क्या? पोज का मतलब रोक देना। पोज एंड प्ले तो सब जानते हैं यार, रोक देना। अगर ऐसा है तो समझ जाइए ये स्टेज
ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट है बेटा, सस्पेंडेड डेवलपमेंट है बेटा, डेवलपमेंट को सस्पेंड कर दिया है, टर्मिनेट नहीं। जिस दिन डेवलपमेंट टर्मिनेट हो गया उस दिन तो मर जाएंगे। तो यहां डेवलपमेंट सस्पेंड किया जा रहा है, ये सस्पेंडेड डेवलपमेंट की स्टेज है बच्चे। अगर आप हाइबरनेशन की बातें करते हैं तो हाइबरनेशन विंटर स्लीप होता है, ये विंटर की ही स्लीप है बेटा। और पॉल अब ये गजब का एग्जाम्पल है, 6 महीने तक छुप के रह सकता है, अप टू 6 मंथ सो जाता है बेटा, इंटरनल फैट ही कंज्यूम करता है, पतला होके बाहर निकलेगा फिर खूब खाएगा, पता नहीं कब छुपना पड़ जाए। अगर ऐसा है तो इस तरह से इसका सो जाना, इसका डाइटिंग पीरियड भी कहलाता है बेटा। यहाँ एस्टिवेशन समर स्लीप कहलाती है, समर स्लीप यहाँ पर है। और ये एग्जाम्पल आप इसके फ्रॉग, स्नेल और मछलियां भी आ जाती है। अरे गर्मी के दिनों में जब तालाब सूख जाते हैं तो आप नीचे गीली मिट्टी को खोदिए, वहां पर से कुछ मछलियां लेयर में लिपटी हुई निकलती है, वो एस्टिवेशन में गई हुई है बेटा। याद रखें, छोटी मछलियां होती है, जरा बड़ी नहीं बेटा। अगर ऐसा है तो ये एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, मैंने तो वो लिखे जो एनसीईआरटी कह रही है। यहाँ डायापोज के लिए इंसेक्ट और जू प्लैंक्टन का एग्जाम्पल यहां पर आ जाएगा। ये डायापोज की चर्चा यहां पर हो रही है, इंसेक्ट और जू प्लैंक्टन्स यहां पर आ जाएंगे, है बेटा। प्लांट सस्पेंशन के एग्जाम्पल में अलग ही लिख रहा हूं, प्लांट सस्पेंशन के लिए एग्जाम्पल अलग ही लिखे जा रहे हैं। सेले जी ने बहुत सिंपल सी ग्राफ से आपको यह समझाया गया है, शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। अब सही है, इधर लाऊं, ये सही है क्या? अरे यार, तुम चुप ही रहो बेटा। यहां कोई बात नहीं, टेढ़ा ही रहने दे तू तो। आज हम ये ग्राफ एनवायरमेंटल फैक्टर, हम टेम्परेचर पढ़ रहे हैं और पॉपुलेशन के बीच प्लॉट कर रहे हैं। जिस किसी भी पॉपुलेशन का ये ग्राफ बनाया गया है वो पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में मैक्सिमम है। अरे ये रेंज उस पॉपुलेशन का ऑप्टिमम रेंज है। जब आप टेम्परेचर को हाई या फिर लो साइड पर ले जाते हो तो पॉपुलेशन कम होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा, चाहे हाई साइड चाहे लो साइड, एक टाइम ऐसा आएगा जब पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी, उसे स्ट्रेस जोन के नाम से पुकारा जाता है। स्ट्रेस जोन, ये हाई साइड पे भी आएगा, ये लो साइड पे भी आएगा। अरे जब इस जोन को क्रॉस करोगे आप, जब इस जोन को क्रॉस करोगे आप, अब बर्दाश्त नहीं होता, उसे जोन ऑफ इनटॉलरेंस कहा जाता है। बच्चों यहां पर ध्यान से देखेंगे आप, जोन ऑफ इनटॉलरेंस आ चुका है।
मतलब जिस किसी भी पॉपुलेशन के लिए आप ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, वो पॉपुलेशन कम से कम इतना, वो पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा इतना ही टेम्परेचर टॉलरेट कर सकती है। नहीं समझे के बात? इसके बाद तो जीरो है। कम से कम ज्यादा से ज्यादा, अरे उस स्पीसीज का मिनिमम टू लेके मैक्सिमम जो टॉलरेंस रेंज होता है, जो टॉलरेंस रेंज होता है, उसी को आप इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड के नाम से पुकारते हैं। कौन सा एम्पलीट्यूड? किसे कहते हैं इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड? मिनिमम टू मैक्सिमम टॉलरेंस रेंज ही इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड है। बताइए सांप और ह्यूमन में किसका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड कम, किसका ज्यादा? लेकिन ह्यूमन का क्या इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड नहीं है? लिमिट सबकी होती है, ज्यादा है पर लिमिट तो है ना। इसका मतलब शेल्फर्ड हमें इस बात से यही समझा रहे हैं कि लिमिट सबकी होती है। बेटा यहां इसके अंदर हमें यही समझाया गया है। और अब जल्दी से मुझे बताइए, क्या जिसका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड ज्यादा है, जिसका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड ब्रॉड है, वो टेम्परेचर की वाइड रेंज झेल सकता है? अरे वही तो है जिसे आप यूरी थर्मल कहते हो। बेटा ये वही है जिसे आप गर्म खून वाले कहते हो। अरे ये वही है जिसे आप एंडोथर्मल कहते हो। अरे ये वही है जिसे आप होम्योथर्मल कहते हो। थर्मल, थर्मल मामला टेम्परेचर की बेसिस पे चल रहा है। बेटा यूरी थर्मल, होम्योथर्मल आपके लिए तो एक ही है, लेकिन दोनों टर्म का मतलब सच में देखा जाए तो अलग अलग है। यूरी थर्मल वो होते हैं जो टेम्परेचर की वाइड रेंज को झेलते हैं, होम्योथर्मल वो होते हैं जो इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। स्टेटमेंट आ रहा है? ऑल होम्योथर्मल आर यूरी थर्मल, but all eurythermal are not homeothermal. प्लांट्स, प्लांट्स में कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो यूरीथर्मल हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में एक भी प्लांट ऐसा नहीं है जो होम्योथर्मल होगा। नहीं पहुंचा क्या? रोज ऐसा प्लांट है जो कि यूरीथर्मल है, लेकिन होम्योथर्मल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में एक भी प्लांट ऐसा नहीं जो इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट करना जानता हो। आपको मैंने अलग अलग करके समझा दिया, लेकिन आपके लिए तो जो यूरी वही होम्यो, जो होम्यो वही यूरी है। आपको तो ऐसे ही सोचना है, लेकिन दोनों शब्दों का मतलब एक ही। अह, अह, दोनों का अलग अलग मीनिंग है बेटा, ये याद रखना है आपको। आप यहां कह दीजिए यूरी थर्मल कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो ऐसा नहीं कर सकते वो स्टेनोथर्मल है। हाँ, ट्रांसपिरेशन टेम्परेचर कम करने के लिए, कांस्टेंट करने के लिए नहीं। नहीं पहुंचा?
जब टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा बढ़ता है तो ट्रांसपिरेशन करके उसे कम करने की कोशिश करते हैं, कांस्टेंट नहीं करते। ठीक बात है। और ट्रांसपिरेशन होना तो ट्रांसलोकेशन का तरीका भी है। जब ट्रांसपिरेशन होता है तभी तो एक वाटर फ्लो बनता है ऊपर तक। वो नहीं होगा तो मर जाएगा। मिनरल का ही से पूछाएगा ऊपर। कोल्ड ब्लडेड, ये वही है जिसे एक्टोथर्मल कहते हैं। ये वही है जिसे आप पोइकिलोथर्मल, कितने किलो, पाव किलो है बेटा। और जो पाव किलो है वो क्या कर पाएगा? वो इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं कर पाता ना। हाँ, कर लो, थोड़ी देर और कर लो बेटा। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, नॉट ए नॉट, कैन नॉट टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। स्टीनो बेटा। इसी तरह से सॉल्ट कंसेंट्रेशन की बेसिस पे भी कहा जाता है। और सॉल्ट कंसेंट्रेशन की बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी, ये बात सबको क्लियर है? तो फिर बोर्ड पे देखो, लिखना बंद कर दो कुछ देर के लिए। क्या यूरी थर्मल वो है जो टेम्परेचर की वाइड रेंज को झेलकर इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करना जानते हैं, थर्मो रेगुलेशन जानते हैं? क्या यूरी हैलाइन वो है जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वाइड रेंज को झेलकर ऑस्मो रेगुलेशन जानते हैं, थर्मो रेगुलेशन जानते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन जानते हैं, रेगुलेशन जानते हैं? वही तो बेटा रेगुलेटर कहलाते हैं। रेगुलेटर्स, आज मैंने अमीरों को एक नया नाम दे दिया, रेगुलेटर। आप जानते हैं ना कि केवल 1% एनिमल ही अमीर है, जिसके अंदर बर्ड और मैमल तो आते ही हैं। Very few lower vertebrate एंड इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं। नहीं पहुंचा क्या? ये जो लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट है, ये वो है जो ऑस्मो रेगुलेशन जानते हैं। जो ऐसा नहीं जानते, जो स्टीनोथर्मल है, जो स्टीनोहेलाइन है, उन्हें कन्फर्मर कहा जाता है। 99% एनिमल, 100% प्लांट्स आर कन्फर्मर। एनसीईआरटी कहती है नियरली ऑल प्लांट्स आर कन्फर्मर। नियरली ऑल, जैसे रोज, अभी मैंने एक एक्सेप्शन बताया, जैसे आर्टिमिशिया ट्राइडेंटाटा जैसे कुछ प्लांट हैं जो पार्शियल रेगुलेशन कर लेते हैं, उनको देखते हुए नियरली ऑल लिखा, लेकिन 100% भी कह दे तो गलत नहीं है।
नियरली ऑल प्लांट्स आर कन्फर्मर बेटा। दुनिया में एक भी प्लांट ऐसा नहीं जो इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेगा। बेटा यहां आज हमने दो नए शब्द समझ लिए, रेगुलेटर और कन्फर्मर। इनको लेकर हमारी एनसीईआरटी ने ग्राफ भी प्लॉट किया है। आज वो ग्राफ आपको समझाया जाएगा। आप सब बच्चे उस ग्राफ को आराम से समझ लो बेटा पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए आप। मैं इधर हटा दूं इस तरफ वाला, लिख लो बेटा। इधर वाला तो हटा दूं। अच्छा इधर वाला लिख रहे हो क्या अभी? हाँ वो वाला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या की चीज? कन्फर्मर वो हैं जो ना थर्मो रेगुलेशन जानते ना ओस्मो रेगुलेशन जानते, जो स्टीनोथर्मल स्टीनोहेलाइन है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर के चेंज को भी नहीं झेल सकते तो टेम्परेचर के चेंज को भी नहीं झेल सकते। बॉडी के बाहर का एनवायरमेंट एक्सटर्नल, ये है बॉडी के अंदर का एनवायरमेंट इंटरनल। बाहर चेंज आ रहा है लेकिन अंदर कांस्टेंट रखा है। कौन है रे ये? बाहर के साथ अंदर बदल जाता है। हम्म। जो एक टाइम तक रेगुलेट करते हैं बाद में कन्फर्मर है कहलाते हैं। अब सब बच्चे लिखना बंद कर देंगे, बोर्ड पे ही देखेंगे। ऊपर वाले दोनों ग्राफ कोई दिक्कत ही नहीं। बाहर बदला, अंदर कांस्टेंट, वो रेगुलेटर। बाहर के साथ अंदर बदल जाए वो कन्फर्मर। लेकिन तीसरा वाला ग्राफ बच्चों को कंफ्यूज करता है। तीसरे वाले ग्राफ को देखकर ऐसा लगता है कि पहले कन्फर्मर है बाद में रेगुलेटर है, तो इसको तो पार्शियल कन्फर्मर कहो, इसे पार्शियल रेगुलेटर क्यों कह रहे हो? नहीं पहुंचा क्या? पार्शियल कन्फर्मर कहो भाई, पहले तो कन्फर्मर है बाद में रेगुलेटर है, तो इसको पार्शियल कन्फर्मर क्यों नहीं कह रहे, इसको पार्शियल रेगुलेटर क्यों कह रहे हैं? आओ बेटा समझते हैं, समझाऊंगा मैं इसे, लेकिन उसके पहले आप बच्चों से कह देता हूं ग्राफ बायोलॉजी का है। आज फिजिक्स होती, मैथ्स होती और ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाती, कभी नहीं रुकती, सीधी सीधी जाती। बायोलॉजी में ऐसा पॉसिबल, कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, लिमिट सबकी है। ठीक बात। आज अगर फिजिक्स मैथ्स होती, ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती, सीधी सीधी जाती, कभी नहीं रुकती, लेकिन बायोलॉजी में ऐसा पॉसिबल। एक दिन की बात है, आप और हम एक डेजर्ट एरिया में घूम रहे थे। घूमते घूमते अचानक आपके बीच में से एक बच्चे ने डेजर्ट एरिया के एक एनिमल को पकड़ लिया। मेरे से कहा कि सर ये डेजर्ट एरिया का एक एनिमल है। मैंने यार का बेटा बहुत गजब यार, आपने एनिमल ही पकड़ लिया। चलो अब पकड़ ही लिया तो चलिए स्टडी भी कर लेते हैं। बालक को पूछा कि अंदर थर्मामीटर लगा के देख अंदर का टेम्परेचर कितना। बच्चे ने कहा कि सर अंदर 40 डिग्री है। अच्छा। मैंने दूसरे बच्चे को कहा कि बेटा जरा बताना बाहर का कितना, कि सर बाहर भी 40 है। ओहो अंदर भी 40।
मैंने तीसरे बालक को कहा कि खाली पत्ता निकाल, एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट कर, एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट बनाओ और पहला पॉइंट 40 पे लगाओ। समझ रहे हैं आप? तो पहला पॉइंट 40, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, तो पहला पॉइंट 40। अब उस एनिमल को उठाया और हम एक ग्लास चेंबर में ले आए जिसमें हमारे पास सुविधा है कि टेम्परेचर कम कर सकते हैं। मैंने 40 से 35 डिग्री किया, बालक को पूछा कि अंदर के हाल, उसने कहा सर अभी भी 40। फिर मैंने 30 डिग्री किया, फिर पूछा कि अंदर के हाल की, सर अभी भी 40। ओहो यार, रेगुलेटर है, 10 डिग्री का वेरिएशन आ गया। अगर अभी भी मेंटेन करके रखा है, ये तो रेगुलेटर लगता है। लेकिन जैसे ही मैं 30 डिग्री से कम करता हूं, बच्चा कहता है कि ओहो हो, अंदर भी टेम्परेचर कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है ना बेटा? उसके बाद कौन? फिर कौन? अरे एवोल्यूशन में सबसे पहले कौन आया रे? नहीं आता खर्चा करना है यार। अभी कमाओ अभी खर्च, अभी कमाओ अभी खर्च वाला सीन चल रहा था, उसे कन्फर्मर कहते हैं बेटा। फिर उसके बाद कौन आया? फिर कौन आया? सबसे अच्छा कौन? तो यार सारे रेगुलेटर क्यों नहीं बन जाते? गरीबी मार गई, गरीबी मार गई बेटा, गरीबी नहीं बन पाए। है ना बेटा? नहीं बन पाए क्योंकि गरीबी आज भी वही चल रहा है। इसलिए बेचारे क्या करें यार, वही कन्फर्मर बन के ही जीवन यापन हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। हमारी अर्थ पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किसका, रेगुलेटर या कन्फर्मर? रेगुलेटर। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, नंबर नहीं। कन्फर्मर तू जहां का है ना वहां रह ले। कैक्टस तू डेजर्ट में उगता है, उधर ही उग। इतना ही है तो जा स्नो में उग के बता, मार जाएगा। लेकिन रेगुलेटर में तो अकेले ह्यूमन ने कोना कोना कवर कर रखा है। समझ पा रहे हैं आप? जहां कोई नहीं जाता वहां भी पहुंच गया रे यार। अगर अगर ऐसा है तो समझ जाइए बेटा, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? रेगुलेटर्स का ही है। तो अब तो ये ग्राफ समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी पत्ता नंबर 221 पहुंचेंगे आप। आज का होमवर्क समझ जाओ। एनसीईआरटी पत्ता नंबर 221 पे टेम्परेचर पढ़ना शुरू कर देना। पत्ता 222 पे आओ। आ गए? अभी यहां से चलो उधर वाले बोर्ड पे ही चलते हैं फिर। आपका कौनकर 12 है ना? है क्या? अरे यार, अरे रोज पीछे पड़ता है यार खाने के लिए यार। खिलाऊंगा, मैंने कब मना किया? आज नहीं, मैंने कह दिया तुम सेलेक्ट होके जिस दिन आओगे, साथ में बैठ के आप कहोगे, जैसे लंच डिनर सब होगा बेटा। एक दिन के लिए सारा कार्यक्रम सेट कर लेंगे। सेलेक्ट होके आओ, ऐसे थोड़ी समोसे मिलते हैं, ऐसे ही मिल जाएंगे क्या? हाँ,
कोई बात, रिकॉर्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दो, रिकॉर्डिंग से क्या दिक्कत है? हैं? बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसे कैसे? क्या कह रहा है? किस? हाँ, सब पार्टी तो होगी यार, गजब ग्रैंड पार्टी होगी। हाँ, 6:15 तक अपनी क्लास रहेगी, 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, 6:30 पीजी सर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा इस हो रहा है यार, पढ़ाने के लिए हो रहा है, और क्या है। चलिए जी। याद करो उस दिन को, जब लेक स्ट्रेटिफिकेशन की चर्चा हो रही थी, मैंने कहा था ना आपसे, क्या कहा था, कि लेक स्ट्रेटिफिकेशन टेम्परेचर और लाइट दोनों की बेसिस पे होता है। लाइट की बेसिस पे उस दिन लिटोरल लिम्नेटिक प्रोफंडल पढ़ लिया था, आज टेम्परेचर की बेसिस पर पिलिमनियन, मेटा और हाइपो। लिम्नियन का मीनिंग लेयर होता है। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, ऊपर वाली एपी, नीचे वाली हाइपो और बीच में, बेटा लेकिन कहां कहां तक है एपी, कहां तक मेटा, कैसे पहचानेंगे? आओ हो जाए देखो। वाटर मॉलिक्यूल की उतनी उतनी लेयर जिसका टेम्परेचर, बच्चों एक बार में जाना चाहिए, इधर सीधे बैठ जाओ। वाटर मॉलिक्यूल की इतनी इतनी लेयर जिसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ ही बदल जाता है, इमीडिएट बदल जाता है, वो एपी कहलाती है। बाहर ज्यादा तो यहां भी, बाहर कम तो यहां भी, लेकिन जिससे बाहर का फर्क ही नहीं पड़ता वो क्या है? बेटा जहां दोनों का फर्क पड़ता है वो है। तो फिर बताओ, बाहर के टेम्परेचर के साथ लेयर का नाम बोलना, बाहर के टेम्परेचर के साथ रैपिड चेंज कौन है? बाहर के टेम्परेचर के साथ नो चेंज, ग्रेजुअल है चेंज। अरे पहुंचा कि नहीं? क्या इसको मैं थर्मोक्लाइन कह दूं बेटा? थर्मोक्लाइन मतलब कि दो टेम्परेचर जोन के बीच की लेयर है। जिस तरह से दो इकोसिस्टम के बीच इकोटॉन होता है, उस तरह से दो टेम्परेचर जोन के बीच में थर्मोक्लाइन होता है। आ जाओ यार, समझ ही लेते हैं कि अभी आएगा बेटा। डाइवर्सिटी तो उस दिन समझा दी थी ना हमने कि वहां ज्यादा हो गया, इधर इकोटॉन। ये वाला मामला नहीं है, तो टेम्परेचर की बेसिस पर है बेटा। आ जाओ यार, ये समझ लेते हैं कि रैपिड चेंज और नो चेंज का क्या मतलब है। किसे कहते हैं रैपिड चेंज, किसे कहते हैं नो चेंज? आओ हो जाए। ये पलट दूं क्या पत्ता? वापस कर देंगे बैक, अभी पहले समझ लो। आ जाओ तो आओ एक ऐसी झील में चलें जहां टेम्परेचर के बढ़िया चेंज आ रहे हो, जहां 0 डिग्री भी आता हो। आओ आज श्रीनगर डल लेक को देखें। गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन है। आप बच्चे देख सकते हैं, ये रही
एपी, ये रही बेटा, ये रही। अरे बताओ बेटा, मान लीजिए एपी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हाइपो का कितना? 4, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की सबसे ज्यादा डेंसिटी 4 डिग्री पे होती है। सबसे डेंस पार्टिकल नीचे पड़ा होगा। नहीं पहुंचा क्या बेटा? श्रीनगर डल लेक बेटा। हाँ, यार बालक थोड़ा परेशान था कि कहां ले आए। धीरे धीरे ऑटम सीजन आ रहा है। कौन सा सीजन? हवाओं में ठंडक बढ़ रही है, कोल्ड एयर ब्लो कर रही है। ऊपर टेम्परेचर 10 डिग्री, लेकिन अब धीरे धीरे गिर रहा है। 9, 8, 7, रुक जाओ। जैसे ही 4 डिग्री हो जाएगा, ऊपर वाले पार्टिकल डेंस हो जाएंगे और डेंस होकर पार्टिकल नीचे गिरने लग जाएंगे। अरे नीचे वाले पार्टिकल उसका स्पेस लेने ऊपर जाएंगे। कहो रे ऊपर वाले नीचे, और नीचे वाले। मैं मानता हूं कि जो ऑलरेडी 4 डिग्री पर है वो नहीं हिलेगा, लेकिन 4.1 वाला तो जाएगा। ऊपर वाले पार्टिकल नीचे, नीचे वाले कहो मिक्सिंग हो रही है, और इस तरह की मिक्सिंग को टर्नओवर कहते हैं। कौन सा ओवर? बेटा यहां पर आप समझ जाइए, आज मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं इसलिए डायरेक्ट कहूंगा कि ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर। अगर मैं फिजिक्स पढ़ाता तो कहता कन्वेक्शन हो रहा है, लेयर बाय लेयर शिफ्ट हो रहा है। जब तक पूरी झील 4 डिग्री पे ना चली जाए तब तक चलता रहेगा। अरे समझ जाइए, जब ऊपर वाले नीचे आते हैं तो क्या ऊपर एनवायरमेंट की ऑक्सीजन को घोल घोल के लाते हैं? जब नीचे वाले ऊपर जाते हैं तो क्या नीचे वाले मिनरल को घोल घोल के ऊपर ले जाते हैं? इस टाइम पर आप देख सकते हो झील के अंदर क्या ऑक्सीजन और मिनरल बढ़ जाएगा। हाई ऑक्सीजन हाई मिनरल हो रहा है, और जब झील में हाई हाई होता है तो फाइटोप्लैंक्टन भी तो हाई हाई करेंगे। ग्रोथ बेटा, फाइटोप्लैंक्टन की हाई ग्रोथ जब हो जाती है तो उसे ब्लूम कहते हैं। ब्लूम, एल्गल ब्लूम। कौन सा ब्लूम? गजब हो गया, ब्लूम आ गए हैं बेटा। कैसे आए ब्लूम? क्यों आए ब्लूम? समझ रहे हो ना ब्लूम? बेटा यहां पर मिक्सिंग हो रही है तो क्या आपको एपी मेटा हाइपो दिखेगा क्या? पार्टिकल ही स्टेबल नहीं है तो कैसे दिखेगा यार? विंटर सीजन आ गया, ठंड बढ़ रही है। बच्चे बहुत भावुक हो जाते हैं। ये रही एपी, ये रही हाई हाई हाइपो, ये रही, है ना बेटा? जैसे ही विंटर सीजन आता है एपी जम जाती है। अरे 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, एपी जम जाती है। ये आप ऊपर वाला साउंड क्यों देते हो? ये ओ, ये क्या है? गजब, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक है ये? अच्छा, ये चलता रहता है मतलब। हाँ, धीरे धीरे स्प्रिंग सीजन आ गया बेटा। हवाओं में गर्मी बढ़ रही है।
बस और कुछ नहीं, इधर देखते रहो चुपचाप, जैसे पढ़ रहे हो बहुत बढ़िया चल रहा है मामला, ऐसे ही इन्वॉल्व रहा करो, बस उठपटांग बात नहीं करना, वो गलत हो जाता है मामला। बहुत बढ़िया चल रहा है, खुश होके ही पढ़ना चाहिए बेटा, बस लेकिन अपने आप पे कंट्रोल बेटा, कंट्रोल, है ना बच्चे। हाँ, हवाओं में गर्मी बढ़ गई है, एपी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, एपी का टेम्परेचर पहले 0 से अब 1, रुक जाओ, एक बार फिर 4 डिग्री हो गया, और जैसे ही 4 होगा ऊपर वाले नीचे वाले, क्या एक बार फिर टर्नओवर शुरू हो चुका है, और इस तरह का टर्नओवर यहां पर क्या स्प्रिंग टर्नओवर कहलाता है। स्प्रिंग टर्नओवर बेटा, क्या एक बार फिर यहां हाई हाई होगा, तो क्या एक बार फिर यहां हाई हाई करेंगे, ग्रोथ बेटा, और अगर ऐसा है तो ब्लूम आ जाएंगे, ब्लूम बेटा। साल में 2 बार, साल में टर्नओवर होता है, और साल में 2 बार स्ट्रेटिफिकेशन होता है। बताइए, 2 बार टर्नओवर कब कब हुआ, ऑटम और, अच्छा बताओ, 2 बार स्ट्रेटिफिकेशन कब कब हुआ, समर और विंटर। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, वो डायटम भी हो सकता है और दूसरे एल्गीज भी हो सकती है। डायटम भी तो ब्लूम कोस करवा देते हैं। डायनोफ्लेजिलेट मत कहना, क्योंकि डायनोफ्लेजिलेट सिर्फ ओशन में होते हैं, डायटम फ्रेश और मराइन दोनों में हो सकते हैं। ब्लैक पे बढ़िया लग रही है ये टी शर्ट, ठीक है, ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन अच्छा है। जैकेट को आप पहन पहन के सो जाते हो। पहन के सो गए आप, इसलिए उसमें उसमें रुएं आ गए बेटा, वो आपके ब्लैंकेट के रुएं लग गए उसके अंदर। नहीं नहीं बेटा, बहुत गजब का जैकेट आया है, मतलब इतना लाइट वेट, बिल्कुल जैसे पश्मीना से बना हुआ हो, मतलब एक, मतलब उसको ऐसे एक मुट्ठी में ले लो आप ऐसे, इतना लाइट वेट, नहीं गजब यार। बस उसको यार थोड़ा केयर करो उसको यार बेटा यार, इजी में दो बेटा उसे, इजी में दो के कंफर्ट में गलाओ उसको। देखो अभी छोटू का फ्रेश रखा हुआ है बिल्कुल अभी, क्योंकि पहन के छोटू ने निकाले नहीं अभी, निकाले, खराब हो गया यार, छोटू ऐसे मत करो बेटा यार, ये बात सबके सामने नहीं कहते बेटा, इतना तो नहीं यार, अच्छा है, देख उसका कितना बढ़िया लग रहा है अभी, देख बढ़िया। हाँ, अच्छा कहाँ अच्छा है, तो वैसा ही नॉर्मल है तो, चलो आप, हाँ? घर पे रखा है बेटा, कहाँ जाए, हाँ? वो तुम्हें दे दें, नहीं बेटा तुम्हें क्यों दे दें यार, वो तो रखा रहेगा अभी। हाँ यार,
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सॉइल, ये चुपचाप कुछ छोड़ता रहता है ये, बहुत बढ़िया। घातक प्राणी है ये, घातक प्राणी है। पॉइजनस टेंटिकल के साथ बैठा है। सॉइल रिलेटेड फैक्टर एडिफिक फैक्टर कहलाते हैं। एक और एबायोटिक फैक्टर आ गया है। हमने लाइट पढ़ लिया, टेम्परेचर पढ़ लिया, सॉइल है बेटा। स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाती है? और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पेडोजेनेसिस। बेटा पेडोजेनेसिस बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। कैसे? आओ समझते हैं। इधर है, इधर बोर्ड पे बेटा। ये रही सॉइल। नहीं यार, पहले अर्थ बनाते हैं। ये रही हमारी अर्थ, और अर्थ पे जो चट्टानों का एनवायरमेंट है वो अर्थ क्रस्ट है। क्या है बेटा? अर्थ क्रस्ट। चट्टानों का टूटना वेदरिंग कहलाता है। वेदरिंग फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, 3 प्रकार की होती है। अगर टेम्परेचर पानी के इंपैक्ट से टूटा तो फिजिकल, एसिड रेन ने तोड़ा तो, और लाइकेन ने तोड़ा तो बायोलॉजी। नीचे की तरफ जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, कहो अनवेदर्ड, कौन सा पार्ट? टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल बनते हैं, पार्शियल वेदर्ड, कौन सा वेदर्ड? और टूट के फाइन 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 पार्टिकल बनेंगे, कंप्लीट वेदर्ड, कौन सा वेदर्ड? अनवेदर्ड, पार्शियल वेदर्ड, कंप्लीट वेदर्ड। दोबारा बोलो, अन। क्या कंप्लीट वेदर्ड सबसे ऊपर वाले पार्ट में होगा? वही तो सॉइल है, वही तो सॉइल है, वही तो सॉइल है। लेकिन इस एरिया में हो सकता है कि कोई फॉरेस्ट भी यहां पर है, और जब फॉरेस्ट यहां पर है तो उस केस में पेड़ से पत्ती टूटती है, पेड़ भी टूटता है, एनिमल भी मरता है। ओहो, डिकम्पोजिशन होता है, और साथ के साथ में ह्यूमस और मिनरल बनता है। ह्यूमस, मिनरल, ह्यूमस, मिनरल, मिनरल स क्या होता है? तो यहां अच्छा मिनरल्स, ओहो, उसमें भी स है। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ से तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, और नीचे की तरफ से वेदरिंग हो रही है। दोनों मिलाकर ही तो सॉइल बनते हैं। योनी या भाई? कैसे भाई, समझ पा रहे हैं? अपर साइड से डिकम्पोज, लोअर साइड से, दोनों मिला के ही तो बनी है सॉइल यार। पहुंचा कि नहीं बेटा? बाई डायरेक्शनल है यार। यहां एक अच्छे एरिया की सॉइल के अंदर 45% इनऑर्गेनिक मिनरल पार्टिकल होने चाहिए। ये पार्टिकल्स है बेटा। एक अच्छे एरिया की सॉइल के अंदर 25% एयर, 25% वाटर, अरे 5% ऑर्गेनिक होना चाहिए। समझ जाइए बेटा। अगर सच में कहूं तो 95% इनऑर्गेनिक है। बोर्ड पे देखो, एयर और वाटर क्या है? ऑर्गेनिक है क्या? इनऑर्गेनिक ही तो है। तो सच में देखा जाए तो 95% इनऑर्गेनिक है, लेकिन अगर 45% ये वाला तो पार्टिकल की फॉर्म में है बेटा। और जो ऑर्गेनिक सॉइल में है वो लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। लिविंग मतलब जो छोटे छोटे फ्लोरा और जो छोटे छोटे फोना जो होते हैं, नहीं होते क्या?
अर्थवर्म, कोई जो वहां पर चींटियां, टर्माइट जो भी रह रही है, वो जो प्लांट जो रह रहे हैं, वो सब फ्लोरा और फोना वहां पर लिविंग, और जो ह्यूमस पड़ा है, पत्तियां सूखी पड़ी, वो सब डेड ऑर्गेनिक मैटर है बेटा। 45% इनऑर्गेनिक मिनरल पार्टिकल की फॉर्म में है। इसकी पार्टिकल साइज वेरी करती है, अलग अलग तरह के पार्टिकल होते हैं। आज इस इनऑर्गेनिक मिनरल को, ये एरो उधर जाएगा निकल के, आज इस इनऑर्गेनिक मिनरल को पार्टिकल साइज की बेसिस पर, आ जाओ, 6 तरह से डिवाइड किया जाएगा। पार्टिकल साइज की बेसिस पर 6 तरह से डिवाइड किया जाएगा। बिल्कुल सीधा है। आहा बेटा, ऑर्गेनिक मिनरल को पार्टिकल साइज की बेसिस पर 6 तरह से डिवाइड किया है। क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवल। कोर्स ग्रेवल, आराम से बेटा। आज बच्चे थक गए क्या? थकना मना है बेटा। पार्टिकल साइज की बेसिस पे 6 तरह का हो गया है। और इसमें अरे तुरंत पॉइजनस टेंटिकल चुबा देगा है। तो यहाँ पर क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल। बेटा साइज तो बहुत आसान है याद करना, लेस देन 0.002 एम, 0.0022 एम, 0.022.2, 0.222, 2 to 5, मोर देन 5। बहुत गजब बेटा, आप मेरा काम थोड़ा आसान कर देते हो, मुझे नहीं बोलना पड़ता, फिर आप ही बोल देते हो बेटा। वैसे कुछ नहीं करना जी, पॉइंट ही किसका ना है। देखो मैं इधर देखो, 0.002, 0.02, पॉइंट ही तो किसका रहे इधर, 0.002, 0.02, 225, मोर देन 5। नहीं पहुंचा क्या? लेकिन जरूरत इस बात की है कि सीक्वेंस यही रहनी चाहिए। और ये तो याद है आपको? नहीं याद है? अच्छा आराम से लिखना बंद करो, इधर देखो। फाइन सैंड को फाइन मत कहो, सैंड ही कहो। सैंड, और सैंड से बड़ा होता है कोर्स सैंड, कोर्स का मतलब बड़ा, सैंड से बड़ा, ग्रेवल से बड़ा। अच्छा चारों एक साथ बोलो, सैंड। दोबारा फिर बोलो। चार तो याद ही हो गए। क्या याद करना? क्ले और सिल्ट। क्या याद करना? क्या याद करना? तो 6 एक साथ बताओ बेटा। क्ले, सिल्ट, कोर्स ग्रेवल। अरे यार गजब यार। क्लास खत्म हो गई? अरे ये मेरी ही चलेगी अभी तो, ये वाली तो पीजी सर की।
हाँ हाँ हाँ। एक बार रुको यार, एक बार मालव जी से बात कर लो। उनका मेरा टाइम क्या 6:15 तक है, फिर 15 मिनट का ब्रेक होगा, 6:30 बजे पीजी सर आएंगे। एक बार मालव जी से बात कर लो। तो इस बार रिदम में रहना है। क्ले से ग्रेवल, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, चाहिए कोई याद करने वाला। बेटा इनको बेटा कोई दिक्कत थोड़ी है याद करने में, अब हो ही नहीं सकता। किसी एरिया में केवल क्ले, किसी एरिया में अगर केवल क्ले होती है खराब, इतने छोटे पार्टिकल, अरे इतने पास आ जाते हैं यार, हवा पानी के लिए जगह ही नहीं रहने देते, परकोलेशन ही नहीं होने देते, परकोलेशन। किसे कहते हैं परकोलेशन? सॉइल पार्टिकल के बीच में से, सॉइल पार्टिकल के बीच में से वाटर का नीचे की तरफ चले जाना परकोलेशन कहलाता है। सॉइल पार्टिकल के बीच में से पानी का नीचे की तरफ चले जाना परकोलेशन कहलाता है। हाँ। अरे अरे बेटा मान जा रहे यार, तेरा तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अन अकेडमी की टेबल खराब हो जाएगी बेटा। तो बेटा सॉइल पार्टिकल के बीच पे से पानी का नीचे चले जाना क्या कहलाता है? आप और हम जिसे बोलचाल में रिसना कहते हैं, तो रसना नहीं, रिसना, पानी रिस गया। अरे जहां केवल क्ले होगी क्या वहां परकोलेशन होगा? पानी रुक जाएगा, जिसे लॉगिंग कहते हैं, खराब। जहां केवल सैंड, वो भी खराब, भयंकर परकोलेशन। एक बाल्टी पानी डाला, रुका ही नहीं, सीधा नीचे चला गया यार। केवल क्ले खराब, केवल सैंड, तो क्यों ना दोनों का 50-50 हो जाए, दोनों का। कोई बात नहीं, बात की बात है उसके। 50% क्ले और 50% सैंड मिलके बनती है गजब की सॉइल, जिसे कहते हैं लॉमी सॉइल। कौन सी सॉइल? लॉमी सॉइल के नाम से पुकारते हैं बेटा, लॉमी सॉइल कहते हैं। लॉमी बहुत अच्छी सॉइल है, क्योंकि इसके अंदर बैलेंस्ड परकोलेशन होता है। क्योंकि इसके अंदर हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। क्योंकि हाई कहा है, हाई, एक्सेस एक्सेस नहीं कहा बेटा, हाई, हाई एरेशन होता है। नहीं नहीं नहीं, फालतू बात नहीं। हाई रूट पेनिट्रेशन है बेटा, तभी तो लॉमी बेस्ट फॉर कल्टीवेशन है। कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है लॉमी सॉइल। यहां आप चाहो तो एक एरो खींच दो और इस पे लिख देना वेदरिंग, क्योंकि बड़े से छोटे में टूटना वेदरिंग ही तो कहलाता है बेटा।
तो इनऑर्गेनिक मिनरल का सॉइल में पहुंचना ये तो हमने समझ लिया, अब ऑर्गेनिक का पहुंचना भी समझेंगे। तो आज डीकम्पोजिशन प्रोसेस पे बात करते हैं। डीकम्पोजिशन, आराम से रिलैक्स होके लिख लो, कोई बात नहीं, लंबी सांस ले लो, दो तीन। थोड़ा खिड़की खोलो बेटा, ये सांस ले रहे हैं। ये सारी खींच ले यहाँ की, हल्की 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 हल्की, बस। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाहर फोग ज्यादा हो गया। ठंडी हवा आ रही है बहुत। ओहो, शीत लहर चल रही है। बेटा तुम तो लगा लो विंडो यार, सिर पे बचाव भी कम है। हाँ फर्क पड़ता है यार उससे। चलिए तो फिर डीकम्पोजिशन हो जाए। अब तो रिलैक्स है, सब बढ़िया। हम्म, हटा दूं ये वाला बोर्ड, ये वाला हटाओ। चलो ठीक। यार उसी पे बनाते हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन देख रहे होंगे, प्रोसेस है ये डीकम्पोजिशन। कोई बात नहीं, हल्का फुल्का चलता है। पलट दे बेटा। तो ये बोर्ड यूज हो गया है, जिससे तो आप लोग ज्यादा आने लग गए क्लास में, वरना पहले तो घर बैठ के ही चल रहा था मामला। हम्म। बेटा क्लास का मामला क्लास का ही रहता है, समझो बात को। चलिए डीकम्पोजिशन हो जाए। बस अब रिलैक्स, इधर आपस में नहीं बतियाना है। जिस तरह से थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा अनवेदर्ड, पार्शियल वेदर्ड, कंप्लीट वेदर्ड, उसी तरह से अनडिकम्पोज्ड, पार्शियल डिकम्पोज्ड और कंप्लीट डिकम्पोज्ड, यही है मामला। इधर बोर्ड पे बेटा सब बच्चे, छोटू इधर बैठ। अनडिकम्पोज्ड डेट्राइटस या लिटर कहलाता है। पार्शियल डिकम्पोज्ड को डफ कहते हैं और कंप्लीट डिकम्पोज्ड को ह्यूमस कहते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब चलते चलो मेरे साथ साथ, समझते चलो। एक दिन की बात है, पेड़ से पत्तियां टूट गई बेटा, टूट गई। पेड़ भी टूटे हैं, एनिमल भी दब दब के मर गए बेटा।
तूफान आया था, सारा कचरा एक साथ डेट्राइटस कहलाता है ना बेटा। जब्त हो जाएगा मोबाइल, बिल्कुल बंद कर दो, जहां बिल्कुल जब्त हो जाएगा। आप कहें सर लिटर और डेट्राइटस में क्या फर्क है? फ्रेशली फॉलन मटेरियल लिटर कहलाता है, पेड़ से पत्ती टूट रही है, लिटर फॉल हो रहा है, सूख कर कचरे में मिल गई, डेट्राइटस बन गई। हाँ, जब वो सूख के कचरे में मिल जाती है, अपनी आइडेंटिटी खो देती है, तो क्या बन जाती है? बात क्लियर है? तो फ्रेशली फॉलन क्या कहलाएगा? लेटर। और जब वो सूख के कचरे में मिलेगा तो डेट्राइट। बैक्टीरिया फंगस को मना नहीं है, आओ खाओ, लेकिन आज ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया समझने के लिए पड़ी जा रही है। तो हम चाहते हैं कि बैक्टीरिया फंगस के पहले उन्हें बुलाएं जो बड़े पार्टिकल को छोटे टुकड़ों में तोड़े। फिर आप कहेंगे कि सर आपके बुलाने से थोड़े ना आते हैं, आएगा तो वही जिसे आना है। बात सही है आपकी, आएगा वही जिसे आना है, लेकिन कहा ना मैंने, प्रोसेस समझने के लिए पढ़ा जा रहा है, तो पहले उसको बुलाएं जो बड़े पार्टिकल को छोटे टुकड़ों में तोड़े। और जब अभी प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आप खुद ही कह दोगे आएगा वही जिसे आना है। तो मैं बुला लूं के पहले? डेट्राइटिवोर एनिमल्स आ जाओ, आओ, टाइम कम रह गया। हाँ, अर्थवर्म आ जाओ। चींटियां भी कह रही है क्या? आने दो। टर्मा आज दिमक तुम भी आ जाओ। जब ये आएंगे तो बड़े पार्टिकल को तोड़कर छोटे टुकड़ों में ले जाएंगे। इनका बड़े पार्टिकल को छोटे टुकड़ों में ले जाना डीकंपोजिशन की पहली स्टेप फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्शियल डीकंपोज मटेरियल बन चुका है, उसे किस नाम से पुकारोगे? ऐसा हो जाने से बैक्टीरिया फंगस का और फायदा हो गया। जब बड़े पार्टिकल छोटे में चले जाएंगे तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एंजाइम एक्शन बढ़ जाएगा। इंग्लिश की एक टर्म आती है पल्वराइजेशन, बोले तो पीस देना। ये एक तरह से पीस दिया गया है, और यहां फ्रेगमेंटेशन इज अ काइंड ऑफ पल्वराइजेशन, और इसको पीस कर छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। समझ जाओ रे बेटा, यहां पर अब आप कह सकते हो कि वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया ज्यादा, तो एंजाइम एक्शन भी। एंजाइम एक्शन, आओ बैक्टीरिया, आओ फंजाई, अब बुला लूं मैं उनको? अरे इनकी आदत जानते हो ना आप, पचा, और जब पचा पचा के खाते हैं तो उस केस में बेटा समझ जाइए क्या हुआ। पचा पचा के खाते हैं तो क्या बाहर ही एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं, और जब बाहर एंजाइम सिक्रीट कर देंगे तो क्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल यहां पर टूट कर कैटाबॉलिज्म में सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में जा रहा है। सिंपल 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 ऑर्गेनिक मटेरियल, क्या इनऑर्गेनिक मिनरल फ्री हो जाएगा?
इनऑर्गेनिक मिनरल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का सिंपल में जाना ह्यूमस, और ह्यूमस सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है बेटा। कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल? सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। ज्यादा समय नहीं लेंगे आज आपका, चिंता मत करो। सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का बनना ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। टर्म बोलो रे। इनऑर्गेनिक मिनरल का अलग हो जाना मिनरलाइजेशन कहलाता है। इनऑर्गेनिक मिनरल्स, मिनरलाइजेशन। अचानक तेज बरसात, बरसो बरसो रे। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मिनरल नीचे की तरफ चला जाता है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मिनरल का नीचे की तरफ चले जाना। 5 मिनट में, 5 मिनट में। इनऑर्गेनिक मिनरल चला गया नीचे, तो इसे लीचिंग कहते हैं बेटा। मुन्ना बेटा, केवल पानी नीचे जाता परकोलेशन होता, पानी के साथ मिनरल गया, मिनरल मिनरल मिनरल, केवल मिनरल नहीं, ऑर्गेनिक भी जाएगा। जो वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक है वो भी नीचे की तरफ जाता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है, लीचिंग में डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोथ, बहुत ऑप्शन में नहीं है यह बात। वेटेज इनऑर्गेनिक को जाएगा। एनसीईआरटी भी कहती है कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल अलोंग विद वाटर क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है, लेकिन ओनली नहीं लिखती है, इसका मतलब ऑर्गेनिक भी जाएगा। कोई दिक्कत? मुन्ना दो बातें, एक बात बता दो चलो, फिर एक कल पूछूंगा मैं। फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, लीचिंग, उस स्टेप का नाम बताओ जो ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। लीचिंग वो तो ऐसी जगह चला गया, नुकसान ही रहे यार, जिसे प्लांट एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, अनअवेलेबल सॉल्ट हो गया रहे यार। चलिए इसके आगे की चर्चा। डायग्राम ये वाला बनेगा अगले एपिसोड में आके, ये बनेगा, यहीं से बात आगे बढ़ेगी बेटा। ये याद दिलाना मेरे को, ये बनेगा। जाओ, चले जाओ, एंड क्लास आप कर देंगे, कर देंगे? ठीक है बेटा, थैंक यू।